वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम। भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम। औखियाँ रावा पहुँच न पावा हो, औखियाँ रावा पहुँच न पावा, लम्हियाँ ने मंजिल प्यार दिया मौला नाम नाम मौला नाम। भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। बंदा मकरी तोले तकड़ी हो, बंदा मकरी तोले तकड़ी, हथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम नाम मौला नाम नाम। भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम मौला नाम नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का नहायत ही खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम एक बड़े ही एक अच्छे मौजू के साथ। मौजू ऐसा कि जो हर एक की ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। मगर ये ख्वाहिश तब तक सिर्फ़ ख्वाहिश और ख्वाब ही रह जाता है जब तक हम अमली तौर पे कोई काम न करें। हम बहसीयत कौम अपने आप को देखें तो हमें बहुत सारी ख़राबियाँ नज़र आती हैं, मगर हम अपने आप को देखना नहीं चाहते हैं। हम हमेशा हुक्मरानों को देखते हैं और हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सारे मसाइल जो हैं इनकी वजह हमारे ये हुक्मरानी है। ठीक है, हुक्मरान भी गलत कर रहे होंगे क्योंकि हम बहसीयत कौम बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। हम तरक्की के लिए अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं उसमें उनमें सिर्फ उनकी मजबूत इकॉनमी की वजह से वो तरक्की याफ्ता नहीं होते हैं, उसके साथ साथ अवाम का बहुत बड़ा किरदार होता है। अगर सड़कें बहुत बड़ी होती हैं तो उसमें चलाने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर उनके बागात, उनके सारे पार्क, उनके साहिल वो बहुत साफ़ होते हैं तो उनके अवाम ने उन्हें साफ़ रखा होता है। हम हमेशा शिकायत करते हैं, हम आलूदगी की शिकायत करते हैं, हम बढ़ती हुई गर्मी की शिकायत करते हैं, दरख्तों के साया ना होने की शिकायत करते हैं, मगर कभी ख़ुद से हमने दरख्त नहीं लगाया है। हम धुएं की बात करेंगे और अपनी कभी गाड़ी मोटरसाइकिल का कभी वक्त पे उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे। हम अपने सिर्फ इर्द गिर्द देखें, सिर्फ इर्द गिर्द देखें जिसका ताल्लुक़ सिर्फ आवाम से है, हमारे अपने बहन भाइयों से हैं जो कारोबार करते हैं। ज़रा इधर नज़र डालें तो आप शुरू करें, बस आप दूध ख़रीदने जाएं तो आपको उसमें पानी मिलता है। आप मिर्चें ख़रीदें तो उसमें आपको ईंटों का बुरादा मिलता है।
आप काली मिर्च खरीदें तो उसमें आपको पपीते के बीज और घोड़े का दाना मिलता है। आप आटा खरीदें उसमें आपको रेती मिलती है। आप फ्रूट खरीदें उसमें आपको मीठे इंजेक्शन। आप सब्ज़ी खरीदें उसमें आपको रंग जो मिलते हैं। आप जूस खरीदें उसमें आपको जाली रंग और एक 2 नंबर फ्लेवर्स मिलते हैं। आप गोश्त खरीदें उसमें आपको पानी से फुलाया हुआ गोश्त मिलता है। आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएं वहाँ आपको करप्शन नज़र आती है। ये करप्शन डायरेक्टली आके हुकूमतें तो नहीं कर रही, ये तो आप कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ। तो इस मुल्क की तरक्की के लिए हमारा भी एक किरदार है, हमें भी तो कुछ करना है। आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम से ये सब कुछ बंद नहीं हो जाएगा, मगर हमें एहसास ज़रूर हो जाएगा। शायद कि मैं, शायद कि आप, शायद जो मेरे साथ जो आज हमें देखेंगे सुनेंगे, वो अपनी ज़िंदगी को एक अलग ट्रैक पे लेके आ जाए। शायद कोई एक शख्स इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर दे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँगा। आज मेरे साथ जो सबसे पहले मेहमान है, ये सोशल वर्कर हैदर अली हैदर साहब। आपको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बहुत आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। हमारे दूसरे मेहमान ज़फ़र अब्बास, ये भी सोशल वर्कर हैं और आवाम की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ के माशाल्लाह हिस्सा लेते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे तीसरे मेहमान ये भी माशाल्लाह सोशल वर्कर हैं और शफ़क़त शब्बीर इनका नाम है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे, ठीक ठाक है? ठीक है। हैदर साहब, आपकी नज़र में अवाम का क्या किरदार होता है किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए? जनाब, बकौल आपके कि सब कुछ हुकूमतों का काम नहीं होता, आवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह का एहसान है, ये ममलिकत खुदादाद में ऐसी तंजीमें हैं, फलाई तंजीमें, जो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही हैं और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हर शोबे में यहाँ पे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन बकौल आपके जो करप्शन है, उस करप्शन की वजह से जो है काम आगे नहीं बढ़ पाता। हर मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जेलों में वो हालत है कि जी 1250 की गुंजाइश है लांडी जेल में, वहाँ 5000 कैदी हैं इस वक्त। उसके लिए जो डॉक्टर है, जो खाना है, जो उसके लिए दवाइयाँ हैं, उस सब आप समझ लें कि जी इतने अफराद के लिए बजट जो है कम का है, अफराद ज़्यादा हैं, और फिर वो भी मतलब मिसयूज़ हो जाए तो ये तो क्या होगा? जो क्रिमिनल्स हैं उनको, जेलों की ही बात कर रहे हैं आप, तो क्या करें? 1250 से ज़ायद जो क्राइम हो रहा है, उन क्रिमिनल्स को कहाँ करें? उन्हें आज़ाद कर दें? देखिए, इसमें होता क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम, एक तो अदालती सिस्टम बहुत ख़राब है। ठीक है। एक आदमी गिरफ़्तार हुआ है किसी माइनर केस में, उसको अगर सज़ा मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सज़ा मिल जाएगी, लेकिन जब उसका केस ही नहीं चलेगा तो सज़ा कैसे उसको मिलेगी? 1 महीने की जगह 6 महीने अगर जेल में तो सज़ा के बाद जाते हैं ना लोग? नहीं, पहले जेल गिरफ़्तार होते हैं, जेल जाते हैं, फिर वहाँ से जेल से आते हैं कोर्टों में। तो जब कोर्टों में वो आते हैं तो फिर केस चल रहा होता है, डेटें पड़ती हैं, तो वो डेट, एक आदमी अगर एक गलती की है जिसकी सज़ा कानून की नज़र में 1 माह है, लेकिन 6 महीने अगर उसका केस ही ना चले, या 6 महीने के बाद उसको वो सज़ा 1 महीने की मिले, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ठीक है, एक पहलू ये भी है जनाब के हमें अपने जो जेलों का निज़ाम है इसको बेहतर कर लिया जाए, तो ये एक, क्योंकि आवाम की इस्लाह के लिए जेलें बनाई जाती हैं। वो लोग जो जुराइम करते हैं उनकी इस्लाह के लिए कि वो जेल में जाएं और उन्हें एहसास हो, सज़ा दी जाए और आइंदा वो ऐसे इंसान ना बने। ये बुनियादी तौर पर ये मकसद है जेल का। ख़राब है तो अदालती सिस्टम। दूसरी बात यह कि पुलिस का निज़ाम इतना ख़राब है। अच्छा। पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है चर्च पीने के इल्ज़ाम में, और भत्ता ना देने पर, रिश्वत ना देने पर उसको चर्च बेचने के इल्ज़ाम में भेज देती है। तो चर्च पीने का जो कसूर है वो कम है, और चर्च बेचने का कसूर जो है वो ज़्यादा है। अब वो अंदर चला जाता है। अब इस तरह से ये जेल में
रोज़ाना की किसी जेल की जो है आउट गोइंग है, रिलीज़ जो है तकरीबन 100-125 बंदे रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन 150 की आमद हो रही है न्यू एडमिशन की, तो जेल का वो तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना। इसके लिए मैंने इससे पहले भी आपके चैनल से मैंने अपील की थी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि खुदारा माइनर केसेस जिनके हैं, माइनर केसेस के, उनको ऑन स्पॉट जो है रिहा अंडर कर दिया जाए उन्हें। सही जी। ज़फ़र अब्बास साहब, आप क्या कहते हैं? आप तो मेरा ख्याल इन जेलों से हट के अपनी नहीं, जेलों में भी हमने काम किया है, पानी के प्लांट वगैरह लगे। अभी भी मैं 4 दिन पहले जेल गया था, तो बात आई तो मैं करता चला। क्या किया आपने? नहीं, कुछ काम चल रहा है उस सिलसिले में तो मैंने देखा कुछ कैदी बीमार थे। अच्छा। तो बेचारे, मैंने पूछा क्या हुआ, बताया जी उल्टी और मोशन आ रहे हैं, 2 दिन गुजर चुके हैं, डॉक्टर नहीं। गर्मी का भी कालम देखे ना, घरों में 2 दिन से बर्दाश्त तो नहीं होती डॉक्टर ही गर्मी, नहीं तो है। जेलों में क्या हाल होगा। और जहाँ तक डॉक्टर ही इनकी नहीं। ये बात है कि इन्होंने बताया कि FIR कटने के बाद आता है कैदी अदालत में, और अदालती निज़ाम इस अदालत तक पहुँचने से पहले अगर तो कोई अमीर आदमी है तो उसकी फैमिली को, और अगर गरीब है तो उसकी फैमिली को, एक शख्स होता है, इसका नाम होता है IO, जिसने FIR के बाद बनाना होता है चालान। अच्छा। अब कमाल यहाँ शुरू होता है कि SHO साहब ने तो लिख दिया जी ये चर्स पीता था, तो लिख दिया कि चर्स बेच रहा था। सही। अब वो IO साहब जो है वो आपकी पूरी हैसियत का अंदाज़ा लगाएंगे, उसके बाद वो आपको रेट बताएंगे, जी मुझे इतने लाख रुपए अगर आप दे देते हैं तो मैं चर्च की क्वांटिटी इतनी लिखूंगा कि जिससे इसको सज़ा कम होगी। सही, पहले ही बेकसूर है। ऐसे ही होता है कि खुदा न खास्ता अगर उसके ऊपर कोई जाली असला डाल दिया जाए तो वो बताता है जी मैं इस असलहे को नाकारा असला शो करूँगा, तो जिसकी वजह से अब ये पूरा एक सिस्टम है। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। उस IO के वारे नियारे होते हैं, वो फिर पूरे एक ऐसी चीज़ तैयार करके चालान जमा कराता है। 14 दिन का टाइम होता है, लेकिन वो 2 महीने बाद जमा कराता है। वो इतनी देर में बार्गेनिंग कर रहा होता है, आखिरी हद तक अच्छा बेचो, वही गाड़ी बेचो, जेवर बेचो, प्लॉट बेचो, मेरा पेट फुल करो। तो सिस्टम तो बहुत ख़तरनाक है। आप अस्पतालों में जाइए, आप दंग रह जाएंगे। वो NGOs जिनके बारे में पहले ही इदारे बहुत पेशेंट गोई कर चुके हैं, हसास, वो अंदर उनके सिस्टम चल रहे हैं, पूरे निज़ाम चल रहा है, क्लिनिक्स की सूरत में दीगर, तो मामला बहुत पेचीदा हैं। और आदमी तो पिसा हुआ है। आप किसकी बात करेंगे? आप आटे गोश्त की बात कर रहे हैं, पूरा सिस्टम तबाह है। सही। शफकत साहब, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है? इन्होंने जो जेलों का जो एक शोबा है उस पर रोशनी डाली कि यहाँ बहुत करप्शन है, बड़े मसाइल हैं। अदालत के हवाले से अदालती निज़ाम पे ज़फ़र साहब ने शिकायत की है, आपको क्या लगता है? दरअसल जी बात तो ये है कि ये जो बातें गई ये तो हक़ाइक़ पे मबनी है, और आज ही नहीं, जो इसको बेहतर कर सकते हैं उनके इल्म में भी है, लेकिन जिनसे उनको मफादात होता है, जो तब्दील कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, वो वही काम करते हैं। कैदियों की हालत, इसमें कोई शक नहीं, बेगुनाह भी फंसे हुए। आपने देखा होगा एक NGO ने 28 साल पुराने एक बेगुनाह कैदी को रिहा करवाया, और वो पुलिस वाले ने एक लड़की पसंद आ गई, उसकी मंगेतर, उसके चक्कर में उसको बंद करवाया, और वो बंदा DSP भी बन गया। उसके बावजूद ना उसके महकमे ने ना अदालत ने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया। वो ये कहते हैं कि ये बंदा जो है ये केस करे तो फिर कुछ होगा, वरना नहीं। यानी अदालत या उसका महकमा उस चीज़ को नहीं देख रहा कि यार इस बंदे को, जिसको हमने रखा हुआ आज DSP के रैंक के ऊपर है, इसने ज़ाती अनाद की बिना पर एक बेगुनाह को बंद करवाया। तो यहाँ किसको आप शिकायत करेंगे? जिन्होंने अजाला करना है वो करने के लिए तैयार, इन्होंने अपने ज़ाती मफादात होंगे तो वो करेंगे। अमीर आदमी है, आप देखें वो बैठे बैठे उसकी FIR भी जो है वो B क्लास भी हो जाती है, A क्लास भी हो जाती है। वो गरीब बेचारे ने किया भी नहीं होता, तो बेचारा, जैसे इन्होंने कहा IO ने कर दिया, IO बादशाह है, वो जो चाहे कर दे, और IO को वो ख़रीद लेंगे तो बेगुनाह भी अंदर चला जाएगा। आज भी आप अगर जेल में चले जाएँ तो आपको कितने बेगुनाह कैदी मिलेंगे। 3-3 हज़ार रुपये ज़मानत के चक्कर में लोग 6-6 साल से बंद हैं। 3,000 रुपये ज़मानत, और 1-2 नहीं, कम से कम बता रहा हूँ 200 तो ऐसे कैदी होंगे सेंट्रल जेल में जिनकी सिर्फ 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपये ज़मानत है, लेकिन उनका कोई है नहीं यहाँ पर। बेचारे सिंध से आए थे, किसी ने झूठे केस में बंद कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बंद पड़े में। और जहाँ तक बात रह गई आपका ये कहना कि आवाम, देखें सिस्टम का मसला है ना। अगर मैं अपने घर के अंदर महीने में पानी, अब मैं, आप कराची शहर में किसी इलाके में जाके पानी पी लें, जब आप गिलास में पानी निकालें और 2 मिनट रख के पियेंगे, उसमें सबसे पहले आपको गटर की बदबू आएगी। ये आप पूरे कराची में आजमा लें कहीं। तो गरीब से गरीब आदमी भी पानी तो ख़रीद के पी रहा है। अगर 60 रुपये की भी आपको कोई 2 नंबर बोतल भर के दे रहा है 19 लीटर की, तो भाई अगर दिन में आपके घर में फैमिली है, 6-8 बहन भाई बच्चे हैं, तो आप 6,000 रुपये का पानी पी रहे हैं, 12-15 हज़ार रेंट दे रहे हैं, बाकी जो कुछ बचता है वो के इलेक्ट्रिक आपसे ले लेती है। तो आपने भूखे रहना है पूरे महीने, बच्चों की फीसें नहीं देनी, माँ बाप बीमार है तो उनको मर जाने दें,
तो इस सिस्टम में तो करप्शन ही होगी ना, कि अभी आप रियासत की देखिए, जिम्मेदारी है। जैसे भाई ने कहा कि गटर का पानी आता है, वो तो चलो पानी पाइपलाइन में आ रहा है। हमारे इलाके में उन्होंने सेवरेज का काम किया और आप यकीन करें सुई गैस की पाइपलाइन में गटर का पानी आ रहा है। और रोज़ हमें क्या करना पड़ता है, वो वाल को, सुई गैस के कनेक्शन को वहाँ से खोलना पड़ता है, पानी निकलता है, फिर टाइट करते हैं, तो तब जाके चूल्हे हमारे जलते हैं। ये भी अजूबा अब है, आप देखें, देखिए। ये और 8वां 9वां अजूबा है दुनिया ये का। अच्छा गैस के अंदर गटर का पानी आ रहा है। चूल्हे के अंदर से अगर पानी निकल रहा है, सही आप बात। ये देखें तो आप बताएं, इतना खतरनाक काम है। अब वहाँ पूरी गली के हमारे लोग खुद ही पाने खरीदे में और वो खोल रहे हैं, और कितना खतरनाक काम है। लेकिन क्या जीना तो है ना, क्या करें। भी पाने खरीदे और कंप्लेन की है, गैस वाले आ रहे हैं, वो अच्छा देख रहे हैं। चले ठीक है। देखिए ये तो वो सारे मसाइल हैं जिनका हमें अंदाज़ा है। आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई हल निकाल सकें, या कम से कम एक इरादा तो कर सकें, एक अहद कर सकें कि हमने ये करना है। अब ये बताइए कि इसका क्या हल क्या नज़र आता है। सर आप बताइए, आपको क्या इसका सोल्यूशन नज़र आता है? आवाम बाहर निकल आए डंडे लेके, या फिर हुकूमत डंडे लेके निकल आए जनाब बाहर के ऐसे इदारे के, जनाब आप लोग जिस कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे हैं, तो आप मतलब आपको क्या लगता है क्या है? देखिए जी, आवाम जो है ना, वो मीन हैसुल कौम, हम बेहिस हैं लोग हैं। अच्छा, बेहिस लोग हैं हम बेहिस ठीक लोग है। हैं। एक एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में, हम वहाँ से गुजर जाते हैं, ये नहीं देखते कि किसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। वो लोग तमाशा देखते हैं, उसको उठा के उसकी मदद नहीं करते। उसको नहीं, लोगों को हॉस्पिटल डराया में गया है ना। जो अस्पताल लेके जा रहा है उसकी FIR कट जाती है 302 की। अब तुमने मारी है टक्कर इसको। अब ठीक है ना, इतना लोग बेचारे आज तक केसेस भुगत रहे हैं। उन्होंने इंसानी हमदर्दी के साथ गाड़ी रोकी, जख्मी को उठाया, उसके बच्चे को उठाया, अस्पताल लेके पहुंचे, और वो उसी को पकड़ लिया गया जी, आइए जी। क्योंकि देखें ना, आप सरकारी अस्पताल के अलावा तो लेके जा नहीं सकते थे एक्सीडेंटल अगर केसेस। अभी काम ऐसा हो रहा है, ऐसी एम्बुलेंसेज हैं कि आप ऐसे इदारे कि आप सिर्फ फ़ोन करते हैं, हेल्पलाइन पे आते हैं, आके ले जाते हैं। कितने लोगों को स्कूल ऐसा बहुत कम है, का पता है, ये ठीक देखिए। ये है, मगर ऐसा बहुत कम है कि जी भाई, फौरी तौर पर लोग आए। मैं गवाह हूँ पंजाब का। वहाँ आप पे पंजाब रेस्क्यू की बात- डबल या सिंध की? पंजाब, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की जी बात जी जी, रेस्क्यू 112 वो तो बेहतरीन चीज़ है। हाँ, तो यहाँ पे भी अमन फाउंडेशन है, और भी बहुत सारी ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन की गाड़ी फाउंडेशन। फौरन आती है। मतलब वो देखिए, 1600 यहाँ पे एम्बुलेंसेज हैं उनकी ईदी की। चीपा जो है वो भी एक अच्छा हमारी ऐसी JDC हमारी एम्बुलेंस चीज़ है। आपकी JDC की अच्छी खासी एम्बुलेंसेज है। असल में मुल्क की तरक्की में ये अगर फलाही तंजीमें ना हों तो फिर तो बुरा हाल हो जाए मुल्क का। आप ये देखें कि जी ईदी की एम्बुलेंस, छिपा की एम्बुलेंस, JDC की एम्बुलेंस, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जी जगह जगह दस्तरखान लगे हुए हैं। दस्तरखान लगे हुए ठीक है, हैं। ये भी ये अब अवाम का किरदार है। एक और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उन फलाही तंजीमों पर पाबंदी लगा दी है जो जेलों में काम करते हैं। जेलों में जो काम करते हैं, जैसे खाना, जैसे दस्तरखान जो है, जेलों में भी वो था, एक जमीयतुल कुरान का एक वो था कि लोग उसमें पढ़ते थे तो उनको 6 महीने की, 3 महीने की उनको जो है वो माफ़ हो जाती थी उनकी सज़ा। इसी तरह कोई ब्लड दे कोई प्रिजनर तो उसको 1 महीने की सज़ा माफ़ हो जाती है। ब्लड कैंप वगैरह जो लगते थे, इस तरह कुछ पाबंदी लगेंगे। तो अब ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में मुखय्यर हजरात के तवज्जुह से जो जेलों में अफ्तार का इंतज़ाम होता था, खाने के इंतज़ाम होता था, बाद लोग कपड़े देते थे, बाद लोग जूस दे रहे हैं, बाद लोग कुछ दे रहे हैं। अगर आप उस पर पाबंदी लगा देंगे तो वो जो सरकारी खाना पे क्या वो उनका वो रोज़ा हो जाएगा। पाबंदी किसकी? हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत या सिंध ने लगाई है हुकूमत सिंध फिलहाल ने तो। लगाई। हाँ, तो हुकूमत सिंध के पास इन्होंने कुछ अपने बंदोबस्त किए होंगे ना, कि मतलब कोई सिस्टम बेहतर करने का कोई नहीं सोचा होगा, जनाब, ख्याल ये आया तो- होगा। देखिए, आप अगर सेंट्रल जेल में जाते हैं, हर बैरिक के बाहर या हर बैरिक के अंदर मुख्तलिफ बैरिक हैं, उन बैरिक की एक हदूद होती है, उसके अंदर लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक के चूल्हे रखे हुए हैं। चूँकि दाल के अंदर पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, आप गिन सकते हैं कि कितने दाने दाल है एक प्लेट के अंदर या एक पतीली जो मिलती है। तो वो बेचारे उसको इलेक्ट्रिक केटल में पकाते थे, वो इलेक्ट्रिक का जो उनका वो चूल्हा होता था उस पर। लेकिन अब वो जो अभी लास्ट टाइम मैंने सुना है वहाँ पे कोई छापा बड़ा पड़ा था, तो सबके चूल्हे वापस ले लिए। तो अब आपको वही रोटी खानी है और वही लंबे पानी की दाल। मुश्किलात हैं अंदर बहुत, अगर आप बहुत अंदर ज्यादा जाएं, मुश्किलात बहुत है। ज़्यादा बाहर के लोगों की बीमारियां बहुत मुश्किलात हैं। कम नहीं पड़ रही तो अंदर क्या हाल होगा? बहुत सर, बीमारियां। एक कॉलर है मेरे साथ, जल्दी से इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, यस,
मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। तो ये तो इस चीज़ को तो हम तस्लीम करते हैं कि वाकई जहाँ जेल के अंदर तो मसाइल होंगे ही होंगे, जब बाहर के अवाम जो हैं वो महफूज नहीं है, उनके वो बता रहे हैं कि वो गटरों के पानी आ रहे हैं सुई गैस की लाइन में, और मतलब खाने पे एक एक चीज़ को एक एक जगह पे आपको जो है ना वो करप्शन का और मिलावट का सामना है, तो अंदर तो बुरे हाल होंगे होंगे उनके। तो कोई मतलब जैसे बता रहे 3-3 हज़ार रुपए जमानत वाले लोग जो हैं वो महीनों से कहने काट रहे हैं। हमने कोशिश की, हमसे राब्ता किया, लांडी जेल की जो सुपरिटेंडेंट थी खातून, उन्होंने हमसे रब्ता किया कि भाई रमज़ान में इनको अफ्तारी करा दी जाए अच्छी। मैंने उनसे पूछा कितने कैदी, उन्होंने बताया जी 210 या समथिंग कितने हैं, और बच्चे और औरतें मिला के, मर्दों की बात नहीं हो रही थी। तो हमने तकरीबन 2-3 साल रमज़ानों में इसको कवर किया, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें हमें थोड़ी परेशान कुन लगी, उसकी वजह से हम भी फिर पीछे हो गए। हमने कहा कोई आगे चल के हमारे लिए मुश्किलात ना बन जाए। तो है वो हमने तो सुना है कि यहाँ से आप खाना पहुँचाते हैं और वो खाना रास्ते में कहीं चला जाता है, पता नहीं वो उन लोगों तक पहुँचता भी नहीं है। कुछ ऐसे भी मसाइल हमने कोई तो ऐसी ताकतें हैं जो रास्ते में खाना खा जाते हैं, उनके लिए अलग से भेज देते थे कोई। अच्छा, अलग से एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे और अवाम के किरदार के हवाले से बात करेंगे कि हम अवाम हैं, आप, हम सब मिल के किस तरह मुल्क की तरक्की के लिए या बेहतरी के लिए कोई काम कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मौजू है मुल्क व कौम की तरक्की में हम सब का किरदार। हमारे साथ हैदर अली हैदर साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ज़फ़र अब्बास और हमारे साथ शफ़क़त शब्बीर मौजूद है। माशाल्लाह हमारे तीनों मेहमान सोशल वर्कर। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले इन्हें हम शामिल करते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सर कासिम खान बात कर रहा हूँ करक से। आपको खुशामदीद कहते हैं कासिम खान साहब, क्या कहेंगे आप? सर पहली बात है कि तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि हैदर साहब से मैंने ये बात करनी है सर कि हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं कि हम लोगों ने तरक्की की है और साफ सुथरा माहौल है उनका, लेकिन सर हम खुद अपने माहौल की खुद सफाई नहीं करते। हम मार्केटों बाजारों में चले जाएं, डस्टबिन होते हैं, गार्बेज कैन होते हैं, हम जो सामान खा लेते हैं उसके डब्बे या बोतल बस वही फेंक लेते हैं, खुद सफाई नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। आज हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। आप क्या सजेशन, क्या मशवरा देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि किस तरह एक कौम का एक जो हमारा जो एक मेयार है वो बेहतर हो सकता है? सर हम जिस तरह हम उनको भी तकीद करते हैं सर, इस तरह हमारा भी फर्ज है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें भी थोड़ा अपना हिस्सा डाल लें। जिस तरह डस्टबिन गार्बेज कैन इसी चीज के लिए रखे होते हैं कि हम इसको मतलब खुद सफाई करें, और जो बोतल होते हैं, जो डब्बे होते हैं या लिफाफे होते हैं उसमें डाल दें। इस तरह हमारा माहौल भी साफ होगा। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो पौधे हैं लोग इसको उगाते तो नहीं लेकिन काटते हैं, मतलब किसी को अप्रिशिएट भी नहीं करते। जो उनको मतलब काश करते हैं उन पे तनकीद करते हैं कि ये बेजा लगा हुआ है, खुद नहीं लगाते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे मसाइल हैं यहाँ पे और इनको हम सब मिलके ही ठीक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम खान, आपने कॉल किया करक से। ज़फ़र अब्बास साहब, आपका वास्ता अवाम से डायरेक्टली रहता है, उनकी मदद करने के हवाले से भी और डेफिनेटली उन लोगों से भी जो आपके ज़रिए उन लोगों की सबकी मदद करते हैं, ठीक है? तो आप ये बताइए कि अवाम में आप किन किन जगहों पे आप देखते हैं कि बेहतरी की ज़रूरत है जिससे हम एक बेहतर कौम बन के उभर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है तालीम की। हमारा जो सिस्टम है अभी भी सरकारी स्कूलों का, वो बिल्कुल सिक है। अच्छा, जो लोग साहिब हैसियत हैं या जो लोग हैं मुखय्यर हजरात हैं, वो बहुत जो लोग इसमें काम कर रहे हैं तालीम के हवाले से, बहुत सारे लोगों ने 10 बच्चों की जिम्मेदारियां ली हुई हैं तालीम की, बहुत सारे बच्चों ने 20 बच्चों की जिम्मेदारियां ली हुई हैं, बहुत सारे बच्चों ने, अच्छा बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी खुद अभी नई जॉब लगी है, वो खुद पढ़ के अभी निकले हैं, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे इदारे से रब्ता किया कि जी मुझे कोई एक बच्चा दे दें। हमने उनको बता दिया जी ये गरीब फैमिली, इसकी फीस 300-400 रुपये। इंतहाई माजरत, हम इस वक्त जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से हमें जो है ना वो अचानक एक ब्रेक की तरफ जाना है। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी ज़फ़र साहब, तो आप बात कर रहे थे कि तालीम का जो शोबा है सबसे ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर इस पे काम हो जाए तो हम एक बेहतरी की तरफ जो है ना वो बढ़ सकते हैं। तो इसमें कैसे क्या आप समझते हैं, आप किस तरह हम आवाम मिल के इस शोबे को मजबूत कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कि हम अगर समझते हैं जो तलबा और तालिबात हैं, अगर वो समझें कि अगर 6 लड़के हैं, दोस्त हैं, आपस में और पढ़ा सकते हैं, एक इंग्लिश पढ़ा ले, एक फ़िज़िक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, तो जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल जो शाम में खाली होते हैं, वहाँ से जो 2 घंटे 3 घंटे के लिए मेरे ख्याल में फ्री में मिल जाएंगे और वहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। अगर 3-3 4-4 बच्चों को पढ़ा देते हैं, मैं नहीं कहता 300 बच्चों को पढ़ाएं, 400 बच्चों को पढ़ाएं, अगर 3-3 4-4 5-5 बच्चों को 2-2 3-3 साल पढ़ा दें, फिर वो खुद ब खुद ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सिस्टम में तब्दीली आएगी, क्योंकि बड़ा अफसोस होता है कि हम अक्सर हम मीटिंग में बैठे होते हैं, वहाँ पर कोई एसी या कोई डीसी लेवल का आदमी बात कर रहा होता है और बेचारा अगर कोई लेटर आ जाए इंग्लिश में तो पढ़ नहीं पाता, तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि जिनको हम अपना माई बाप या जिनको बोला जाता है होल सोल, मतलब वो पढ़ना ही नहीं जानते बेचारे। अच्छा, तो वैसे सिस्टम क्या आपको नहीं चलाएं? लगता कि ये जितने भी दफ्तरी मामलात हैं ये सारे उर्दू ज़ुबान में होने चाहिए? उर्दू से हम ऐसे दूर भाग चुके हुए हैं कि अंग्रेज़ी पता नहीं कहाँ से आ गई है अब बीच में। मुझे तो, आप अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, मुझे तो दीगर सारी ज़बानें सुनने को मिलती हैं, लेकिन उर्दू तो कहीं भी नहीं मिल रही है ना? मैं अगर जाता हूँ, कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी इदारे में, सिंध सेक्रेटेरिएट चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, वो कहते हैं उर्दू में बात नहीं करो हमसे, अगर आप उर्दू में बात करोगे हम आपका काम ही नहीं करेंगे। तो बहुत ही अजीब निज़ाम है। इस सिस्टम पे बात करेंगे फिर तो 10 प्रोग्राम कम पड़ जाएंगे और फिर जो नुकसानात भुगत रहे हैं उसके वो अलग। मतलब आप कराची के किसी लड़के को रोकिए और पूछें भाई आपके तमाम दोस्तों में किसी की नौकरी कस्टम में हुई है, कोई इनकम टैक्स में है, कोई सिविल एविएशन में? बोलेगा नहीं जी। क्या, कहाँ नौकरी है, आप लोग कहाँ के लिए अप्लाई करते हो? बोलता है या पुलिस या जी KMC। तो मुस्तकबिल ही कुछ नहीं है। आप MBA करके कराची में 12,000 रुपये की नौकरी करते हैं, कुछ हाल कुछ नहीं है भाई। अच्छा, तालीम के निज़ाम को हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम खुद जो है वो ये एक इरादा कर लें कि हमने कुछ ना कुछ अपनी काम जिम्मेदारी करना समझे, है। आगे ठीक बढ़ेंगे है? तो एक आदमी की जिम्मेदारी ले लें, एक फैमिली ले लें, एक खानदान एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लें, एक खानदान। आप यकीन करें हमारे पास ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं कि बच्चा मेरिट के ऊपर NED में पोजीशन उठा रहे हैं, IBA का बच्चा है, वालिद साहब की तनख्वाह जो है 12,000 रुपये, और मतलब वो बच्चा अगर लोगों से मदद मांगेगा या अपने दोस्तों से बोलेगा तो उसका तो सेल्फ मतलब खत्म हो जाएगा वो खत्म अंदर हो से गया ना वो तो। हाँ। अब उस एप्लीकेशन के लिए 75,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है 6 महीने की, लेकिन कितने लोगों की हम दे सकते हैं? हाँ। अगर एक फैमिली जिम्मेदारी ले ले काबिल बच्चे की और उनकी बदौलत वो कल को इंजीनियर बन जाता है, कल को डॉक्टर बन जाता है, कल को प्रोफेसर बन जाता है, वकील बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो इनकी भी आखिरत बनेगी, इनके मरहूमीन की आखिरत बनेगी जिन्होंने इनको ऐसी तरबियत दी थी कि जिसकी वजह से इन्होंने एक बच्चे को इस काबिल बनाया। तो बस इस बात को आम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपके पास ऐसे जब केसेस आते हैं तो लोग तो जो मुखैर हजरात होते हैं आपसे कांटेक्ट करते ही हैं ना डायरेक्ट? हमारे पास तो लिस्टें बनी हुई होती हैं, भरी हुई होती कि हैं। बेतहाशा लोग रब्ता करते हैं और सबसे ज़्यादा रब्ता भी लोग तालीम पे ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है। लोग रब्ता करते हैं यतीमों पे, मिस्कीनों पर और असीरों पे। असीरों के चैप्टर पे हम बहुत से लोग काम करते हैं क्योंकि भाई हमें अपनी हुदूद पता है और यहाँ का सिस्टम पता है। यतीम मिस्कीन का मामला होता है, राशन होता है बहुत ज़्यादा, और यतीमों का होता है एजुकेशन और ये सारे मामला, उनकी रिहाइश। जो इससे ऊपर की बात होती है कि मतलब अगर हम किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और वो काबिल बच्चा है मतलब, और उसके ऊपर तो उसके लिए हमारे पास डोनर्स की लिस्ट होती है, हम उनको फ़ोन करते हैं, सर कितने अर्से आप इसको बर्दाश्त करेंगे? अगर वो कहते हैं सही जी हम इसके पूरा खर्चा उठाने को तैयार हैं, 3 साल का खर्चा उठाएंगे, 4 साल, तो हम उस फैमिली को डायरेक्ट करा देते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी केस आए हम उसको उस फैमिली से डायरेक्ट कर दें, ताकि ना वो मामले में कहीं रुकावट ना आए कि भाई तुम्हारा जो मसला है, कभी किसी महीने 2 महीने की फ़ीस देनी है, 4 महीने की देनी है, उसी शख्स से डायरेक्ट रब्ता को तो हम मसला हो जाए। अच्छा, तो अगर फ़र्ज़ करें जो हमारे इस जो प्रोग्राम देख रहे हैं इनमें से कोई चाहे कि हम भी इस काम में हिस्सा लेना चाहें या कोई एजुकेशन के लिए आपके ज़रिए किसी की मदद करना चाहें, तो वो उसके लिए वो आपके जो सोशल मीडिया वगैरह पे जो पेजेस वगैरह वहाँ रब्ता किया जा सकता है? वेलफेयर फाउंडेशन, उस पर चले जाएँ, JDC वेलफेयर फाउंडेशन, उस पर जाकर मैसेज कर दें जी मुझे एक बच्चे की वो करनी है, उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स इनको दे दिए जाएंगे, ठीक है। वो बच्चे से इनका रब्ता करा दिया जाएगा, ये अपने तौर पे वेरिफिकेशन कर लें, अगर हम पे भरोसा होगा हम जेन्युइन केस लेते हैं। अगर घर में गाड़ियाँ मौजूद हैं, ताल्लुकात हैं, पैसे वाले लोग हैं, हम उनकी एप्लीकेशन लेते ही नहीं हैं। अच्छा, आपके पास पूरी टीम मौजूद है? हाँ, पूरी टीम मौजूद है और हम उस शख्स को ही अपने यहाँ कबूल करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कभी किसी का आज तक ज़ात नहीं पूछी गई, मज़हब नहीं पूछा गया, ज़बान नहीं पूछी गई। हम अगर कोई ज़रूरतमंद आ रहा है उसको ज़रूरतमंद की नज़र से देख रहे हैं,
कोई गरीब आ रहा है उसको गरीब की नज़र से देख रहे हैं, कोई यतीम आ रहा है उसको यतीम की नज़र से। इंसानियत की बिल्कुल। खिदमत हो रही है, ना हम कि कहीं भी कोई इस चीज़ को किसी देखते खास जमात की। जनाब एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम अब्बास भाई, कैसे हैं? याहिया बात बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई आप कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है। तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखें, बात आपका जो मौजूद बहुत अच्छा है। कौमें जो है अफराद से बनती हैं। अगर हमारा सबका किरदार अपनी कौम के लिए काम करने का ना हो तो फिर कौमें नहीं आगे निकलती। हम लोग एक्चुअली फ़हीम भाई होता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पे डालता हूँ और वो मेरी जिम्मेदारी कोई और अपने उसके सर पे डाल देता है। मैं तो अपने ज़ाती तौर पे कहता हूँ, देखें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आप के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, तो एटलीस्ट जो लोग कोई काम करें उनको अप्रिशिएट करें, उनको सपोर्ट करें। क्योंकि जो हम लोग बेसिकली होते हैं फ़हीम भाई, गुफ्तार के गाजी किरदार के गाजी नहीं होते। अब चक्कर ये होता है कि जब मैं जैसे ही बैठे मेरे भाई काम कर रहे हैं तालीम के लिए, जिसके लिए भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अगर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इनको अप्रिशिएट करके दूसरे लोगों को मोटिवेट करूं, जो साहिब सरवत लोग हैं उनको कहूं कि भाई आप इनकी मदद करें। तो ये भी किरदार है। और अगर मैं बाहर निकल रहा हूं, मैं अगर किसी की भी छोटी सी मदद कर देता हूं, तो पत्थर भी रास्ते से हटा देता हूं, ये भी एक किरदार है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम सारे हुक्मरानों पर ब्लेम डालते हैं, लेकिन अगर अपने किरदार और अमाल पर नजर डालें तो हमें भी एक शर्मिंदगी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबको करना चाहता हूं कि देखें, अगर आप बुरी बातों पे आवाज नहीं उठाते, जैसे वहीं पे आप भी उठाते हैं, और उसको हाईलाइट नहीं करते जो आपकी कैपेसिटी है, तो भी आपका ये नेगेटिव किरदार है। तो हमारे यहाँ लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अपना किरदार अदा करें। ये ना समझे आप कुछ नहीं, हर फर्द है मिल्लत का सितारा। जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, जब ये काम इन्होंने शुरू किया होगा तो इनके पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं होगी। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने इनको कैपेसिटी, लोगों ने इनकी मदद की, लोग आगे बढ़ गए। तो हमें अपना किरदार अदा करना है, हमें अपने आप को एक पॉजिटिव सोच देनी है, डायरेक्शन देनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो गलत है उसको गलत कहना होगा और जो अच्छा कर रहा है उसको सराहना होगा। ये एक बेसिक चीज़। शफकत साहब आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि किस तरह हम, जिस तरह ज़फ़र साहब ने कहा कि तालीम का शोबा जो है उसकी तरफ हम सब मिल के एक बेहतरी लेके आ सकते हैं। बाकी वो रियासती सतह से एक आस तो हमने लगाई ही हुई है कि अल्लाह खैर करे, वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, सरकारी स्कूल बेहतर हो जाएंगे, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से कुछ जो है ना वो बेहतरी आ जाएगी। आप क्या समझते हैं, तालीम के अलावा और कौन से इशूज़ हैं जिन पे सबसे पहले काम कर सकते हैं हम लोग मिलकर? देखिए, इन्होंने जो कहा तालीम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आप तालीम के साथ उनको जो है ना टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी राग़िब करें। क्योंकि आप देखें चाइना और रशिया को आप देखें, वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा गए हैं। वो उनका कोई बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो बेरोज़गार, जब चाइना दीवार चीन नहीं बनी थी तो तबाह हो रहा था, तो उनके लोगों ने काम सीखे। आज भी ये देखें, आप अगर स्किलफुल नहीं बंदों को बनाएंगे जो बेरोज़गार है, तालीम याफ्ता नहीं है, वो आप उनको स्किलफुल बना दें। अब इन्होंने एक स्टेप अप बनाया हुआ है जिसके जो स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, ये बच्चों को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिन अदारों से वो करवा रहे हैं वो अदारे जो हैं प्रॉपर तरीके से उन पर पूरी तरह कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, और जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए 2,500 रुपये वो उनको रेगुलर नहीं मिल रहा। मतलब कि आप एक काम कर दिया, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस तो रखें। जब तक आप बच्चे जो बेरोजगार हैं आप उनको उठा के स्किलफुल बनाएं, ताकि कोई ये तो ना कि मैं तालीम याफ्ता नहीं, मैं क्या करूँगा। कम से कम वो हुनरमंद तो बन जाए। सही। जब हुनरमंद बन जाएगा तो फिर वो बेकारी नहीं बनेगा। हम ये दस्तरखान वगैरह ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम कितने दस्तरखान लगा के तो कौम को क्या बना रहे हैं। अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन मतलब है कि हम क्यों नहीं इस कौम को जो है स्किलफुल बनाते हैं, उनको हाथ फैलाने वाला नहीं बनाए, बल्कि हम उनको दूसरों की मदद करने वाला बना दें। देखें ना, ये इसके लिए आपको लगता है कि ऐसे इदारे होने चाहिए जो तकनीकी तालीम है ये फ्राहम करें? बिल्कुल। देखिए, हर जगह जो है, हर इलाके में जो है ये टेक्निकल स्कूल होने चाहिए। और जिस तरह के इन्होंने कहा, हर बंदे का अपना काम है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि जब वो बच्चा जो है उनका बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रहा, गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, तो उसको किसी तरह बड़ों के जरिए या किसी ऐसा यूसी नाज़म के जरिए किसी तरीके से बच्चे को उस टेक्निकल स्कूल की तरफ राग़िब किया जाए। क्योंकि जब बच्चा घर में बैठा रहेगा, गलियों मोहल्ले में बैठा रहेगा, बेकार होगा, तो वो क्राइम की तरफ जाएगा, नशे की तरफ जाएगा। अगर वो बच्चा काम में लगा रहेगा तो उसका ध्यान जो है वो काम की तरफ चला जाएगा। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिस्टर रमजान बात कर रही हूँ कराची से। देखिए, आप जेलों में लोगों को तलाश कर रहे हैं ना पढ़ाई के लिए, तो घरों में तो बच्चे इस तरह के बैठे हैं जिनके पास वसाइल नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो फ्री में तो कोई भी तालीम नहीं दी। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट के स्कूल हो। सही है।
ठीक है, तो आप बताइए ना। और फ्री में दुआ करेंगे, ये देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, दुआ करिए, दुआ कीजिए कि जिसका जो फर्ज है ना वो अल्लाह पाक उनसे अदा करवा दे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ठीक है, फ्री में तालीम की जो बात हो रही थी, फ्री में तालीम ये है कि अगर आप कुछ पढ़ी लिखी हैं तो आप अपनी जो मेड का बच्चा या बच्ची है, या जो आप ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ा सकते, कम से कम आप उन्हें कुछ तो डिलीवर कर सकती हैं। हम उसकी बात कर रहे थे। मेरा तो अपना बेटा भी पढ़ना चाहता है, देखिए जब 7 क्लास पढ़ के उसने छोड़ दिया, लेकिन मेरे पास वसाइल भी नहीं है। देखिए सबसे मेन चीज तो हमें अपना पेट भरना होता है, हमारे लिए तो वो भी नहीं है। ये बताइए, बिल्कुल सही, इस बिल्कुल तरह का तो जुल्म अपने घरों में रिश्ते कर रहे हैं, तो आप जेल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं इस हवाले से। जफर साहब जी, जेडीसी से इनके बच्चे का तो हम करवा देंगे, एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक बात आई थी दस्तरखान की, मैं अभी 3 दिन पहले ही दस्तरखान पे था अपने मौजूद, वहाँ पर इत्तेफाक से पानी का चिल्लर में कोई मसला था, वो देखने गया था। तो वहाँ पर मैंने देखा एक फैमिली बहुत अच्छे हुलिये में, एक साहब, उनकी मिसेज़, उनके बच्चे, उनकी बेटी बल्कि बाकायदा काफ़ी बड़ी थी, वो लोग खाना खा रहे थे। तो अच्छा, हमारे दस्तरखान की क्वालिटी, हम वहाँ पे कोई सदका खैरात कोई लफ्ज़ नहीं लिखते, कोई भी मुसाफिर खा सकता है। और बिल्कुल हमने वैसे ही दस्तरखान रखा है जैसे रसूल खुदा के नवासे इमाम हसन ने मदीने के बाहर रखा था कि कोई भी मुसाफिर खा ले। तो मैंने पूछा, उनसे नहीं पूछा, जो हमारे लोग थे उन्होंने बताया कि डेली आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से रोज़ आना, तीनों टाइम आते हैं खाना खाने। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि भाई सब खैरियत है? तो उन्होंने बताया मैं चैनल में, एक टीवी चैनल में, एक अच्छी पोस्ट पे, एक बड़े चैनल में हूँ, लेकिन 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो पिछले 5 दिन से यहाँ खाना खा रहा था। लेकिन कल चूँकि मैंने अपने इदारे में शोर किया तनख्वाह ना होने पर, और ये बात भी बताई चैनल में कि मैं खाना कहाँ खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ, क्या सिलसिला है, तो मुझे चैनल से नौकरी से ही निकाल दिया गया। तो दस्तरखान तो उनके लिए जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, जिनके घर में फाके हो रहे हैं, आदमी क्या करेगा? मैं किसी शख्स की नौकरी चली गई, उसको तो मैं ये नहीं कह सकता कि तुम कोई। हैदर साहब क्या कहेंगे आप इस बात पे? आपको ये बता रहा हूँ कि आप देखें कि ये सारा काम तो रियासत का है, लेकिन हम आवाम ही हैं जो NGOs की सूरत में हम मुल्क की तरक्की के लिए उसके, आप ये समझ लें हम हुकूमत का ही हाथ बटा रहे हैं। जो काम हुकूमतों को करना है वो हम कर रहे हैं। अभी शफ़क़त भाई ने बात की कि जी टेक्निकल तालीम देनी चाहिए। हम जेलों में काम करते हैं तो हमने क्या किया कि जी वहाँ पर एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट कायम कर दिया। वहाँ कैदियों को हम कंप्यूटर की तालीम देते हैं। जो कैदी वहाँ से फारिग हो जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं, रिलीज़ होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो हमारे पास आओ। मुकामी हम फैक्ट्रियों में उनको मुलाजमत दिला देते हैं और वो रिस्क हलाल की तरफ राग़िब करते हैं। बिल्कुल सर, मैं इस हवाले से आपसे मज़ीद बात करना चाहता हूँ कि जेलों के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन का मुल्क कौम की तरक्की में क्या किरदार होगा, और ये खुसूसी लोग जो हैं उनका क्या किरदार हो सकता है। इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइए। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है मुल्क कौम की तरक्की में हम सब का किरदार। हमारे साथ हैदर अली हैदर साहब मौजूद हैं, ज़फ़र अब्बास साहब और शफ़क़त शब्बीर साहब मौजूद हैं। अच्छा हैदर अली हैदर साहब, आपके पास क्या एक ऐसी कोई सजेशन है या कोई जो आप चाहते हैं कि हम अवाम उसे अपने जहन में रखें, और कभी मतलब एक छोटा सा एक स्टार्ट, जो पहला कदम जो है बेहतरी की तरफ, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जिस पे हम सब मिल के एक बदलाव लेके आ सकते हैं? हाँ, ये बात ऐसे ही है कि हम सब मिलकर अगर चाहें मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना, तो अपने अपने हिस्से का काम अगर कोई करे तो मैं समझता हूँ कि वो सब मिलकर जो है एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था कि इस पाकिस्तान में इस वक्त 11,000 से ज़ायद जो है वो थैलीसेमिक पेशेंट हैं। अच्छा। और वो थैलीसेमिक पेशेंट जो हैं उनके ब्लड जो है उनको बार बार हर महीने लगाना पड़ता है। अब वो जो ब्लड जो लगता है उसमें 100% जो है ना वो ब्लड सही नहीं होता। अब किसी गलत आदमी का ब्लड अगर उस बच्चे को लग गया, एक आदमी का ब्लड 2 बच्चों को लग सकता है। ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो ज़िंदगी भर बीमार रहेगा, क्योंकि उस पर तो बीमारी आ गई, पहले ही बीमार है। हाँ। इस तरह ब्लड स्कैनिंग का निज़ाम बहुत बुरा है। बाज़ अदारे बहुत ही मतलब है कि कई तो अभी सस्पेंड किया है अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उनको चेक किया, सस्पेंड किया कि उनके निज़ाम सही नहीं था।
अब वो ब्लड जो है अव्वल तो लोग जो है आवाम को चाहिए कि थैलेसीमिक पेशेंट के लिए, मरीज़ों के लिए अपना खून अतिया करें, खून के अतियात दें और उससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको नया खून आ जाएगा। लोग समझते हैं खून देकर वो कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर वो जो डोनेट करना वो अच्छा होता है, वो कहते हैं उससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, अच्छी सेहत की निशानी है ये। दूसरा ये कि जो शादियां हो रही हैं, ये जो ख़ानदानों में शादी की वजह से ये माइनर लड़के और माइनर लड़की की शादी जब होती है तो मेजर बच्चा पैदा होता है। कैसे पता चलता है माइनर? ये टेस्ट के पहले टेस्ट हाँ, देखिए बहुत सारे अदारे हैं, जैसे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर है, ये अपना यहाँ पे जौहर के में है। वो आपको बताऊँ, उनके पास ऐसी मशीन है कि वो जगह जगह लेकर जाते हैं, उसके कैंप लगाते हैं और थैलेसीमिया टेस्ट 2 मिनट में बता देते हैं भैया आपको थैलेसीमिया माइनर है या नहीं। माइनर और माइनर मिलकर मेजर बन जाता है। तो अगर किसी एक को माइनर है, वो किसी दूसरे से शादी कर ले तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन माइनर प्लस माइनर हो गया तो मेजर बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि हम सारे अवाम मिल के हमारे घरों की जितनी भी शादियां हैं, जो भी होने वाली हैं, जब भी इन दिनों में हो रही हैं, हम पहले एक थैलेसीमिया का एक टेस्ट करवाएं और अगर उसमें दोनों दुल्हा और दुल्हन दोनों अगर माइनर उनका निकलता है तो उनकी शादी बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो एक बच्चा, एक मरीज पैदा करेंगे। ठीक है, तो वो एक आने वाली पूरी एक नस्ल खराब हो सकती है और उन दुल्हा और दुल्हन की, उन लड़के और लड़के की जिंदगी भी जो है वो एक इस तरह का बच्चा उनके घर पैदा हो जाएगा तो काफी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो ये तो हम सब मिलकर कर सकते हैं। कानून पास हो गया, अमल दरामद नहीं। अमल दरामद नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम जो लोग सुन रहे हैं हम सारे अमल दरामद करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट करेंगे बिल्कुल। इस हवाले से जफ़र साहब, आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन का क्या किरदार होना चाहिए? ख़वातीन जो हैं वो भी हमारे मुल्क की आधी आबादी से ज़्यादा ख़वातीन है और उनमें से बहुत कम तादाद ऐसी है जो काम कर रही है। और ये भी देखा गया है कि ख़वातीन करप्शन में उस तरह इन्वॉल्व नहीं है जिस तरह मर्द हजरात हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो अदालत का काम हो, कहीं भी जो है वो पुलिस जो है वो भी, मतलब ख़वातीन जो है वो उसमें करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो ख़वातीन क्या किरदार अदा कर सकती हैं? देखिए, ख़वातीन के लिए सबसे पहली चीज़ जो ये कि अगर अच्छी माँ है और अगर वो खुद ना पढ़ सकी है, खुद किसी वजह से भी उसने तालीम हासिल की, अपनी बच्ची को पढ़ा दे बस। ठीक है। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, माशरा पढ़ा लिखा होगा, बस सिंपल सा फार्मूला है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरीके से औरतों की तालीम का, और जो बच्चियां हैं जिनके पढ़ाई के वसाइल नहीं हैं उनके लिए मदद फराम करें। आपकी अपनी 4 बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं, किसी अपने ख़ानदान में किसी गरीब बच्ची की जिम्मेदारी ले लें, बिल्कुल कोई ज़्यादा इतनी कोई आपके बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि एक अच्छा माशरा तरतीब पाना खुद ब खुद, अगर माँ पढ़ी लिखी है उसके बच्चे जाहिल हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, बेशक बेशक ऐसा है, क्योंकि वो माशरा खुद ब खुद तरतीब पा जाएगा। हाँ, वो एक मिसाल भी है ना, वो हिटलर के नेपोलियन से कि अच्छी माँ दे मुझे, अच्छी माँ दे दे, मैं अच्छी कौम जो है वो उनको दे दूँगा। अच्छा जनाब, जो खुसूसी जो लोग हैं, जो स्पेशल पीपल हैं पाकिस्तान के, उनके लिए पूरी दुनिया में हमेशा सोचा जाता है, देखा जाता है, एक रेस्टोरेंट या कोई जगह भी बनती है तो उनकी एक व्हील चेयर का और बाकायदा इंतज़ाम होता है कि यहाँ पे बहुत मुख्तसर आटे में नमक के बराबर ये तादाद होती है, मगर उनको एक बराबरी की सतह पर रख के और उनकी पूरी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है और उनसे रिज़ल्ट लिए जाते हैं, वो पूरा अपना किरदार अदा करते हैं। हम लोग इन जो खुसूसी लोग हैं इनके लिए क्या कर सकते हैं और ये मुल्क व कौम के लिए किस तरह मुफीद साबित हो सकते हैं? देखिए, ये मुल्क के लिए तो बेहतरीन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये लालच से और ये दूसरे फ्रॉड वगैरह से महफूज रहेंगे, क्योंकि ये स्पेशल जो है इनके पास खुदा के साथ सलाहियत ज़्यादा होती है। हमारे सामने ये बॉबी साहब हैं, आप ये देख लें खुदा ने कितनी अच्छी सलाहियत दी हुई है इनको। मसला सिर्फ ये है कि हम इनको इग्नोर करते हैं, जैसे हम तंदुरुस्त बंदे को इग्नोर कर रहे हैं तो इनकी तरफ तो हम बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। हाँ। आपने देखा होगा अभी कुछ स्पेशल लोगों ने नौकरी के लिए मुजाहरा किया, तो उसका क्या हाल किया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी क्या किया, सिंध गवर्नमेंट ने भी क्या किया। वो कुछ नाबीना लोग एहतजाज कर रहे थे, उन्हें बाकायदा जो है वो पुलिस वालों ने मारा है, उन्हें वहां से उठाया। आप नाबीना लोगों की बात कर रहे हैं। मैं भाई, सगा बाप जब मरता है ना, सगा बाप हफ्ता 10 दिन बीमार रहा घर में, उसके लिए पेशेंट बेड आ गया और उसका इंतकाल हो गया, तो बच्चे हमें इस तरह फ़ोन कर रहे होते हैं कि भाई हमारे घर में वालिद साहब का बेड रखा हुआ, उनकी मैयत तदफीन के लिए आ रही, जल्दी से इसको तो उठाएं। अल्लाह, मतलब खौफ होता है कि अब्बा रात में दोबारा ना आ जाए लेटने। तो भाई आप क्या बात कर रहे हैं, माजूरों की बहुत निज़ाम, बहुत सिस्टम भी बोले। बच्चों के लिए आप क्या, बंदों के लिए आपने खुद देखा कि पुलिस ने किस बेदर्दी से मारा। कराची में भी आपने स्पेशल बच्चा जब नादरा के ऑफिस जाता है ना, नादरा के ऑफिस अपना शिनाख्ती कार्ड बनवाने,
कि जी मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिख दो मैं माजूर हूँ, तो 22 दिन लाइन में लगता है, तब जाके तो उसका नंबर आता है। मैं आप नादरा पे देखें तो जलील कैसे कर रहे हैं। जी बाबी, कई किस्म के सर्टिफिकेट आप देखें तो जलील कैसे कर रहे हैं, नादरा के दफ्तरों में जलील कर रहे हैं माजूरों को। मैं आपको बताऊं, इसकी एक मिसाल देता हूँ। 7 डे हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार है अख्तर खान साहब, वो मुझे मिले, वो टांगों से, वो पोलियो की वजह से उनकी टांगें काम नहीं कर रही। वो बोल रहे मैं नादरा में गया, शनाख्ती कार्ड के बाद क्योंकि उनका साइन होता है, उसके लिए उस बेचारे को बड़ी तकलीफ है। और लाइसेंस के लिए जब गया, वो बोलते हैं मैंने इतने पापड़ बेले लेकिन मुझे उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया। वो बेचारा रजिस्ट्रार है उधर। मैं एक दिन वो प्रोग्राम देख रहा था, इसी तरह की वो क्राइम शो ही था, उसमें उन्होंने पैसे देके एक नाबीना शख्स का वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब ये तो हैरत की तो कोई बात ही नहीं है। वो भाई आप शॉर्टली आप बताइएगा, क्योंकि ये पूरी जो कम्युनिटी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बताइए कि किस तरह मुल्क व कौम की तरक्की में जो स्पेशल पीपल हैं ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सर कोई भी बंदा है ना, वो कौम, मुल्क को कौम के लिए सब कुछ कर सकता है। स्पेशल पर्सन अगर मौका मिले तो वो ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। वही ना, किस तरह हम मौका फराहम कर सकते हैं, हम बाकी लोगों को क्या आप एक सजेस्ट करते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन दें। अच्छा, एक्सक्लूसिव ना करें, अलग ना करें, बाकी सब लोगों के बीच में बिठा के एजुकेशन दें, ताकि दूसरे लोगों को भी एजुकेशन मिले कि इनके साथ किस तरह से ट्रीट करना है। हम सिर्फ कहते तो हैं ये स्पेशल लोग हैं, मगर हमारी तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना, वो स्पेशल बिहेवियर वो नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जनाब, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हम इंशाअल्लाह ताला ये हमारे कुछ मसाइल हैं हमारी कौम के, जब तक हम इनका जिक्र नहीं करेंगे हम इनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, हम बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। फुरकान बॉबी, आपकी खूबसूरत आवाज़ चाहिए अपने दोस्तों से इजाज़त लेने के लिए, तो आप साथ देंगे हमारा? बिल्कुल सही है जनाब। दोस्तों, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप सब दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ